नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। कल का सेशन आपने देखा होगा, संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग एक प्रैक्टिस में रख रहे हैं क्योंकि इसको हमने आपकी बैचेस में पढ़ाया है। किसी किसी बैचेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आप लोग को पहले ही कहा है कि आपको प्रैक्टिस में अलग से करवा रहा हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस एक साथ होती रहे और उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहता है जो कि ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं या इनको आगे पढ़ना भी है कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब रनिंग क्लासेस होती है तो उस समय कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस्ड होता है, कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन पूरी तरह से वह सवालों की सीट जो आपको दी जाती है वो हम आपको करवा भी नहीं पाते हैं और आप रैली में कर भी नहीं पाते हैं, वो छूट जाती चीज़ें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी एक सवाल सीट का छूटे, एक एक सवाल पर आपका कमांड हो, इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक प्रश्नों की यह जो श्रृंखला चल रही है, जो प्रैक्टिस हो रही है, उसको आप लोग उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, रेगुलर बिहाव पर कनेक्ट रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखते चलिए और रेगुलर हमसे बने रहने के लिए, प्रतिदिन मैथ्स की कक्षाओं को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए इस वीडियो सेशन को लाइक और शेयर भी किया करिए और साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की कनेक्टिविटी में हम आपको शामिल कर सकें। हम शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 2 है, वो सीट जो हमारे ख्याल से 80 से 100 सवालों की सीट है। 20 सवाल मैंने कल कराए थे, आज हम कोशिश करेंगे कुछ ज़्यादा सवाल करा दें, जिसके लिए हम लोग पहले चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 है, देखिए क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है जो कि 1/, बहुत पूछा जाता है, अक्सर हमारे पास उपयोग में भी आता है, केवल पूछे जाने की बात नहीं है, किसी जनरल कैलकुलेशन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। 1/2 + √3 है, इसके परिमेय को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। बेसिकली इसका परिमेयीकरण करना है, रेशनलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। परिमेयीकरण में क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे का हर होता है वो जो अपरिमेय के फॉर्म में, उसको हमें परिमेय बनाना होता है। अगर यह बाइनामियल है, मतलब a + b के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इसका कॉन्जुगेट करना होगा, प्लस को माइनस बना करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होगा। 2 - √3 और यहाँ भी हमने लिखा 2 - √3। अब ऊपर तो 2 - √3 हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि एक से ही गुणा होगा। नीचे की तरफ जब हम चले तो यहाँ पर इसको देखा तो a + b है, a - b है, और आप सबको जानकारी होगी कि a + b × a - b बिकम ऑलवेज a² - b², यही होता है। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और -b का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इसकी वैल्यू की बात करिए तो यह 2 - √3 तो ऊपर ही है, और नीचे अपने पास 4 में से 3 घटेगा, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, उसका वर्ग 3 ही होता है। तो 4 में से 3 घटेगा 1, एक लिखने की जरूरत नहीं है। 2 - √3 अगर आपने लगाया होगा या कहीं ऑप्शन में होगा, उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए नीचे 1/1 लिखा है, 1 ना भी लिखेगा तो भी राइट सोल्यूशन आपका इस सवाल के लिए बन जाएगा। 21वां सवाल सेट का डन होता है और 2 - √3 आप देख रहे हैं, बी ऑप्शन में आपके लिए राइट सोल्यूशन बनता है। दूसरे सवाल पर मैं चलता हूँ। किसी संख्या a तथा b के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, चाहे वास्तविक हो, चाहे आपकी परिमेय हो, अपरिमेय हो। अगर हम लोग स्कूल को याद करें तो क्लास 7th 8th में आपको एक सवाल मिलता था कि दो संख्याएं, 9th में शायद मिलता था कि दो संख्याएं अगर हमें हमारे पास परिमेय दे, उनके भी 3 परिमेय निकालना, कभी 10 परिमेय निकालना, इस तरह से परिमेय संख्याएं निकालने की बात होती थी। अनलिमिटेड परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 2 परिमेय हैं, ए भी परिमेय है और ए भी परिमेय है, और परिमेय के अलावा अगर ये वास्तविक भी होता तब भी 2 वास्तविक के बीच भी अनंत वास्तविक होती हैं, 2 परिमेय के बीच भी अनंत परिमेय होती हैं, 2 अपरिमेय के बीच में भी अनंत अपरिमेय होती हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें अनंत होता। हाँ, अगर यही पूर्णांक होता तो 2 पूर्णांकों के बीच में, अगर पूर्णांक हमारे पास कंजिकेटिव है, जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो कोई नहीं होगा। हाँ, बस वो चेक किया जाए तो उसमें काउंटिंग संभव है। पूर्णांकों के बीच का अगर हम लोग यहाँ पर पूर्णांक ढूंढें, प्राकृतिक के बीच का ढूंढें, पूर्ण संख्या के बीच का ढूंढें, सम के बीच का ढूंढें, तो उनकी काउंटिंग, क्योंकि समुच्चय की तरह, कलेक्शन की तरह होते हैं, तो उसकी काउंटिंग संभव है, लेकिन इसकी काउंटिंग संभव नहीं होती है। तो 22वां सवाल डन होता है, जिसका आंसर आपको अनंत मिलेगा, सी ऑप्शन मिलेगा। अगले सवाल पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग ध्यान से देखते हैं। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय, सेम वही कॉन्सेप्ट है। मैंने तो कहा कोई भी दो संख्या आप लिख लीजिए, ये तो 7 13 दे रहा, बहुत बड़ा गैप है, इनके बीच भी आपको अनंत ही परिमेय संख्याएं देखने को मिलेंगी। करेक्ट है, तो इसके लिए भी डी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, बिना किसी डाउट के। आप कमेंट करते चलिए, आप लोग बताते चलिए, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो आप जरूर बताते चलिए क्या होगा। x का मान हमको बताना है, जिसके लिए इसने कहा x है, x + 2 है और x + 4 है। ठीक है, x + 4 है, इसने कहा सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि ऑप्शन रख रख करके देख लीजिए, और ऑप्शन में भी उसको लीजिए जो अभाज्य है। जैसे इसके लिए, क्योंकि इसने कहा x अभाज्य होगा, इसका मतलब पहले को तो अभाज्य होना ही होना है। करेक्ट, तो 0 तो संभव नहीं है, 1 संभव नहीं, क्योंकि ना तो 1 अभाज्य होता है, 0 भाज्य तो होता है, लेकिन 1 0 अभाज्य नहीं होता है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं किससे, 2 से क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है।
मैंने अगर इसकी जगह 2 रखा तो 2 + 2 4 होगा, जो कि भाज्य हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए ऑप्शन से हट गया 2। अब बचा अपने पास केवल 3, तो यही होगा क्योंकि पहला भाज्य 3 है, 3 2 5 है और 5 4 9 है, 3 4 7 है। करेक्ट है, 3 4 7 है। तो इस प्रकार से देखिए 3 के तीनों अभाज्य नजर आए। इसके लिए पहले x के मान को हमें 3 सेलेक्ट करना होगा। तो इस 24वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा? 3 होगा। डी ऑप्शन में अवेलेबल है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं। इसने कहा कि x + y + z तीनों संख्याओं का जोड़ जो होगा वो आपका 38 होगा। तो x का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। इसके लिए देखिए आपको कुछ बातें सेट करनी होगी, दिमाग में सही समझनी होगी। जैसे हमने इसने कहा, मतलब हमको सवाल में कहा कि 3 संख्याओं का जोड़ हमारे पास कितना है? 38 है। अगर हम इसमें से किसी एक संख्या को सबसे बड़ी संख्या माने अभाज्य के रूप में, और वो भी मैं आपको बता दूं 38 जोड़ है ना, तो 38 से छोटा पहला अभाज्य कौन होता है? आप खुद सोच लीजिएगा। 36 में 1 जोड़ने पर 37 होता है। आप इसकी क्लियरिटी करिएगा, 37 होता है। उसमें भी सुनिएगा, एक बात और बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है कि ये 3 की तीनों अभाज्य होंगी। जैसे अगर हम सबसे पहले अभाज्य की बात करेंगे, इसके पहले 37 होगा। करेक्ट है। अगर हम एक सबसे लार्जेस्ट 37 सोचते हैं, हालांकि किसी ऑप्शन में 37 है नहीं, वैसे भी आपको बता दूं इसने x का अधिकतम मान पूछा है, इसमें से 36 तो सोच नहीं सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से भी अगर हम लोग चलते हैं तो 36 तो सोच नहीं सकते हैं। 37 की गुंजाइश छोड़ दो, क्योंकि 37 का लेने का कोई मतलब नहीं है। तो 36 के नीचे चलिए, तो 36 के नीचे 31 है। ऑप्शन में 31 लिखा भी हुआ है। मैंने 31 को ट्राई किया। मैंने एक संख्या को सबसे लार्जेस्ट सोचा कि चलो 31 हो सकता है। भैया अगर 31 होगा तो x + y इनका जोड़, क्योंकि इसमें से घट करके 7 होगा। अगर 7 है तो 7 के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 अभाज्य की, बिल्कुल बन सकती है। एक 2 हो सकता है, दूसरा 5 हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम सबसे अधिकतम मान की तरफ जाएं तो आप देखिए सबसे बड़ा हमने 31 ले लिया, इसके बाद एक 5 ले लिया, एक 2 ले लिया। 31 5 आपका 36, 2 कितना होता है? 38। तो आप 31 को मान सकते हैं सबसे बड़े अभाज्य के रूप में, क्योंकि जो 2 नंबर बचेंगे उनका जोड़ यहाँ पर दोनों अभाज्य हो, ऐसी पॉसिबिलिटी की तरफ अगर वह हमारा सबसे बड़ा नंबर सेट कर पाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर होता जो, जैसे अभी 37 ही अगर मान लीजिए सोचते हैं हम लोग, नहीं ऑप्शन से हम चलते ऐसे सोचते तो 37 सोचते, तो 37 में 1 जुड़ता तो 38 होता। तो एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो एक तो अप्लाइड ही नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब एक्स वाई अभाज्य हो ही नहीं सकते थे दोनों नंबर। इसलिए हम लोग को ऐसी पॉसिबिलिटी पर काम करना होगा। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो इसके लिए सही उत्तर 31 बनकर आ रहा है। ये अचानक स्लाइड आ गई, लेकिन ये गणित की किताब है, आप सबको पता है। गणित की किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारियों के लिए। अगर आप सही में सिंसियर हैं और मैथ उस हिसाब से मैंने इसको प्लान किया है, बनाया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इसको तैयारियों में शामिल करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप जरूर किताब लीजिए। एस चांद पब्लिकेशन से यह बुक लॉन्च हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की यह अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पर भी मैथ बाई संदीप सर लिखेंगे, संदीप तिवारी, तो आपको मिल जाएगा। साथ साथ मैथ की सभी पीडीएफ के लिए आपको मैथ का एक ग्रुप हमारा ज्वाइन करे रहना चाहिए, जो टेलीग्राम ग्रुप है। बेसिकली हम इसमें मैथ की एक्टिविटी रन करते हैं, जितनी भी मैथ की कोशिशें होती हैं सब इसमें मैं करता हूँ। तो इसको जरूर ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे कि यह हमेशा आपको कनेक्ट करता रहे। ठीक है, अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसने कहा पी और क्यू अपेक्षाकृत, मतलब रिलेटिवली प्राइम है, जो को प्राइम भी होती हैं। मतलब 2 नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, वो नंबर कुछ भी हो, ठीक है, कोई नंबर कुछ भी हो, भाज्य हो, अभाज्य, सम विषम कुछ भी हो, वो रिलेटिव प्राइम। इसने कहा 2 नंबर 2 अपेक्षाकृत मतलब रिलेटिवली प्राइम हो, लेकिन उनका जोड़ कितना हो? 12 हो। अभी एक सवाल ऐसा ही किया था हम लोगों ने। एक उसने हमसे बात करी है कि जो हमारा पी रहेगा ना, वो क्यू से छोटा रहेगा, मतलब सेकंड नंबर से हमारा पी छोटा रहेगा। तो पी क्यू के कितने जोड़े संभव हैं, अर्थात कितने पेयर संभव होंगे, ये हमको बताना है। करेक्ट है, आइए हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर हम अभाज्य की तरफ चलें, इसमें ध्यान इस बात का देना है कि एक नंबर दूसरे बराबर नहीं हो सकते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ले लेते हैं 2, तो 2 के साथ क्या कोई अभाज्य? अभाज्य का मतलब भाई अगर हम 12 की बात कर रहे हैं तो अपने पास अगर अभाज्य 12 से छोटा सोचा जाए तो कहाँ कहाँ क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। अगर सबसे छोटा अभाज्य हमने लिया 2, तो 2 किसी के साथ जुड़ करके 12 नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। अब मैं पहुंचा 3 पर। 3 को अगर मैंने सोचा किसी के साथ जोड़ दूं 12 बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। 5 को मैंने सोचा 5 7 12 होता है, 5 7 12। एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है किसके लिए, और उसमें भी ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी जगह 5 कर दें, इसकी जगह 7 कर दें, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 12। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि पी छोटा भी है। अगर यहीं पर यह कंडीशन ना दिया होता
कि p छोटा है तो हम इसको 7 और 5 भी कर सकते थे, तो दूसरा पेयर मतलब बन जाता। लेकिन हम लोग ये समझ रहे हैं कि p को छोटा रखना है, तो इसलिए एक ही पेयर पॉसिबल है और वह पेयर आपके सामने है। कौन, कितना बताएं, यहाँ पर एक पेयर। हम लोग एक पेयर के लिए इसका राइट सोल्यूशन लेकर चलेंगे कि जब p और q का जोड़, दोनों अभाज्य हैं, दोनों नंबर लिखा होगा, देखिए दोनों रिलेटिवली प्राइम है, ये भी समझने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी हमको समझने की जरूरत है। अभी तो हमने प्राइम लिया, यहाँ पर जैसे हमने इन नंबर्स को प्राइम लिया, लेकिन क्या केवल प्राइम का जोड़ा ही रिलेटिवली प्राइम होता है? ऐसी बात भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो 2 के साथ 12 जोड़ने के लिए कौन होता है? 10 होता है। समझ रहे हैं? तो 10 तो और 2 रिलेटिव प्राइम तो नहीं है, क्योंकि 2 इनको काट सकता है। रिलेटिव प्राइम कौन होते हैं? ऐसा कोई नंबर का पेयर जिनका जोड़, जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा, मतलब एक ही हो बेसिकली, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उनको कॉमन रूप से काट ना सके। जैसे 2 और 10 हैं, 2 ही काट देगा, तो रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते हैं। 3 के साथ सोचा 9, तो 3 भी 9 को काट देगा, तो भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकता। 5 और 7 को सोच सकते हैं, तो हमने सोच भी लिया है। 11 के साथ अगर हम 1 की बात करें, तो 11 के साथ अगर 1 की बात करें, तो ये दोनों भी रिलेटिवली प्राइम है। और इसमें अगर हम एक का मान 1 रख दे, दूसरे का नाम 11, अगर एक केवल रिलेटिव प्राइम ना लिखा होता तब तो एक ही पेयर आता। लेकिन इस 1 और 11 की वजह से, क्योंकि ये दोनों भी तो रिलेटिव प्राइम है, अगर ये रिलेटिव प्राइम है और ये भी रिलेटिव प्राइम है, तो इस हिसाब से पेयर की संख्या 1 से नहीं काम चलेगा, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर 2 पेयर आएगा। तो 2 पेयर अगर आप लगाए हैं तो ये सही उत्तर है, 1 पेयर एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 और 11 को भी हम रिलेटिवली प्राइम, यही कंफ्यूज करेगा यहाँ पर। अक्सर लोग 5 और 7 को लगाएंगे और 1 पेयर लगाएंगे, लेकिन 1 पेयर नहीं होगा, इसके 2 पेयर पॉसिबल होंगे। 1 और 11 भी इसका राइट सोल्यूशन बन जाएगा। करेक्ट आंसर आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। लिखा है 3k+1। सवाल क्या है, पढ़िए। 3k+1 एक पैटर्न दिया है के रूप में प्रत्येक 10, देखिए लिखा है, समझिएगा। 3k+1 के रूप में प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6m+1, जहां पर k और m पूर्णांक हैं, के रूप में दर्शाया जा सकता है जब k विषम है। सुनिए मेरी बात को, कोई भी अभाज्य होता है, हम सब ने एक पैटर्न पढ़ा है कि हम उसको 6m या 6n+1 के रूप में दर्शा सकते हैं, या 6m+-1 दोनों के रूप में दर्शा सकते हैं, अगर वह अभाज्य है और सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी कोई भी अगर अभाज्य है, मैं आपको बताऊं, गारंटी ले लीजिए, उसको आप देखेंगे तो इसी पोजीशन पर होगी, अर्थात 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से या तो एक कम होगी या तो एक ज्यादा होगी। लेकिन अगर यहीं पर कोई रिवर्स स्टेटमेंट दे दे कि सभी वह संख्याएं जिनको 6m+-1 के रूप में लिख सकते हैं वह अभाज्य होंगी, तो गलत होगा, क्योंकि 25 भी आता है, 35 भी आता है, लेकिन वह अभाज्य नहीं होता है। इसने कहा एक नंबर है जिसको हम 3k+1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में प्रत्येक अभाज्य संख्या को, जो इस रूप की प्रत्येक अभाज्य संख्या है, जो 3k+1 मतलब 3 से कटने वाली। देखिए एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, जो नंबर 6 से कटेगा, जो नंबर 6 से कटेगा, ये जरूरी है वह 3 से कटेगा, लेकिन जो 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं कि 6 से कटेगा। इसको आप समझिएगा, इस पैटर्न को यहीं से कनेक्ट करता है। इसने कहा 3k+1 के रूप में प्रत्येक अभाज्य संख्या को हम 6m+1 के रूप में लिख सकते हैं जब k और m पूर्णांक के रूप में हैं, तो इसको दर्शाया जा सकता है। ये हमसे पूछा है, इसकी पॉसिबिलिटी के लिए इसने हमसे कहा है। एक बात सोचिएगा, इसने कहा दोनों पूर्णांक हों। अब दोनों पूर्णांक का मतलब इसने कहा अगर k विषम है, अगर आपने k विषम ले लिया, भाई हमारी उद्देश्य क्या है कि यह जो नंबर है अगर वह 6m+-1 के रूप में होगा तब तो दर्शा सकते हैं। अगर हम k विषम कर दें तो विषम का तो मतलब एक भी होगा ना, विषम का मतलब एक भी होगा। अगर एक रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 के 3 + 1 4, कहाँ अभाज्य हुआ बताइए? नहीं हो सकता। पहली चीज तो इसको इस रूप में दर्शा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ पर इसके रूप में प्रत्येक, अच्छा ये अभाज्य संख्या बन रही है कि नहीं, ये भी हमको देखने की जरूरत है। इसका मतलब अगर हमने 1 रखा तो अभाज्य भी तो नहीं बनी। अब और उसने विषम की कोई कैटेगरी भी नहीं बोला। चलो मान लो हम इसको 2 रखते हैं, तो 3 2 जा 6 + 1 हो जाएगा, अर्थात 7 हो गया, आ तो गया उस फॉर्म में। लेकिन अब हम यहाँ 2 तो रख नहीं सकते, हमको तो 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि विषम की बात किया है। तो विषम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विषम अगर 3 भी रख देंगे तो 3 3 जा 9 + 1 10, ये आपका सम हो जाएगा। विषम तो हो भी नहीं रहा है, तो इसको वैसे भी, मतलब अभाज्य भी नहीं हो रहा है, तो इसको वैसे भी छोड़ देना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा इसने कहा कि अगर सम हो, अगर के सम रखा बिल्कुल। अब अगर हमने 3 दूना 6 + 1 किया तो यह 7 हुआ। पहली चीज तो यह प्राइम है। दूसरी बात आपने देखा होगा यह 6 है, 6 m आप लिख सकते हैं, m 1 के रूप में अगर होगा, +1 के रूप में भी लिखा गया है। तो ये पॉसिबिलिटी, एक दो और ट्राई करिए। 3 4 जा कर दीजिए, +1 3 चौके 12 1 13, ये भी आपने देखा कि 6 दूना 12 1 13 के रूप में, अर्थात 6m के भी रूप में है और प्राइम भी है। तो यह आपका सम पर पॉसिबल है।
इसने कहा कि के विषम तथा सम दोनों बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई गलत बात बन रहा है क्योंकि सम पर पॉसिबिलिटी बन रही है। सम और भी नंबर अगर आप उठा के देखिए 6 रखिए, 3 छंगे 18 प्लस 1 19, विषम अभाज्य है और सबसे इंपॉर्टेंट 6 3 जा 18 प्लस 1 मतलब 6m प्लस 1 के रूप में भी लिखी गई है। आप अगर कोई भी के का मान सम लीजिए तो इसको रख देने से यह संख्या पहली चीज अभाज्य बन रही है। ये क्या बन रही है? अभाज्य बन रही है। और एक चीज सोचिएगा, पूर्णांक मतलब हम ऐसे नंबर ले रहे हैं जो काउंटिंग में है, जीरो रखने से नहीं, क्योंकि जीरो रखने से 1 हो जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि हम लोग यहाँ पर 2 से ऊपर कोई 2 या 2 से ऊपर कोई भी सम संख्या रख रहे हैं तो यह अभाज्य हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह 6m प्लस 1 अर्थात 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से या तो 1 कम हो रही है या तो 1 ज्यादा हो रही है। तो इसलिए सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? के सम है, जो बी ऑप्शन के रूप में दिया है। कोई भी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या अगर 3 से अधिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल उसमें 1 आएगा। ऐसा मस्ट, अब सुनिए मेरी बात को, कोई भी प्राइम नंबर जो 3 से अधिक है, पहले तो 5 ही है, 5 को अगर मैं 6 से विभाजित करूं तो शेषफल तो 5 आएगा ना। शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। तो उसने हमसे शेषफल के लिए पूछा, शेषफल क्या आया? हाँ, एक चीज है, अगर वह 3 से बड़ी है और अभाज्य है और मैं उसको 6 से विभाजित करूंगा तो वह जो संख्या है, पहले इसको समझ लीजिएगा, अगर हम 2 और 3 को छोड़ दें, 2 और 3 को छोड़ दें, इनको दोनों को 3 से बड़ी कर दें, तो जैसे 5 लिखा, ठीक है, जैसे 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा, कोई भी अभाज्य ले लीजिए, आप इसको नोटिस करेंगे तो कहाँ से आ रही है पता है? 6 का पहाड़ा पढ़ा हूँ, 6 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, ऐसे बढ़ते जाइए। तो एक नंबर जो 5 होगा, देखिए 1 कम है, 7 1 ज्यादा है, 11 1 कम है, 13 1 ज्यादा है, 17 1 कम है, 19 1 ज्यादा है। तो या तो देखिए जब ज्यादा कोई होगा 6 से भाग करेंगे तब तो +1 शेषफल आएगा, लेकिन अगर कम होगा तो -1 शेषफल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? -1 शेषफल बोला जाता है। +1 तब आएगा जब आपको संख्या 1 ज्यादा दिख रही है, और -1 तब आएगा जब शेष संख्या आपकी जो है 1 कम हो रही है। तो हम लोग इसके लिए +1 और -1 दोनों लिख सकते हैं शेषफल के रूप में। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? जैसे अभाज्य संख्या के पहचानने के कुछ अलग अलग नियम हैं। पहली चीज तो मैंने जैसे शेषफल +1 और -1 की बात की कि वह संख्या आपकी अभाज्य होगी। अगर हम इनमें से संख्या, अच्छा दूसरा एक पैटर्न और भी होता है जिसमें अगर जो नंबर जैसे आपको पहचानने हैं, जैसे 263 है, 243 है, 253 है, 273 है, तो हम एक तो पहले 6 की भाज्यता सोच लें। 6 की भाज्यता के लिए आप जान लीजिए कि कोई संख्या जब 2 से कटती है और 3 से कटती तभी वह 6 से कटती है। अगर हम इनको सोचिए तो इनमें से कोई संख्या पहले तो 2 से कट नहीं रही है, और सिंपल सी बात है, अगर वह 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से 1 कम 1 ज्यादा होगी तो 6 से कटेगी भी नहीं, ये भी श्योर है। तो अगर 1 कम है, अब इसमें हम इसलिए क्या करते हैं, इन नंबर्स को 1 बढ़ाते हैं या 1 घटाते हैं। 1 बढ़ाने या घटाने पर अगर वह 6 के पहाड़े में आ जाए तो निश्चित तौर पर वो संख्या अभाज्य हो जाएगी। जैसे हमने सोचा कि चलो 1 बढ़ाने पर बात करते हैं, बढ़ाया तो 264 हो गया। अब 264 देखिए 6 4 10 2 12, ये 3 से कट गया कि नहीं? यस कट गया। अब 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया। जैसे इसकी बात करिए, अगर हम 1 बढ़ाते तो क्या होता बताइए? 44, 4 4 8 2 10, 3 से नहीं कटता। घटाते तो 42 होता, 4 2 6 2 8, तब भी नहीं कटता। ऐसे इसकी बात अगर देखिए, मैंने इसके लिए ट्राई किया 243 को, जब मैंने 1 बढ़ाया तो 244 हुआ, 2 से तो कटा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 1 घटाया तो 242 हुआ, 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। ऐसे अगर हमने 253 ले लिया, 1 बढ़ाया तो 254 होगा, 5 4 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा। 251 ले लिया तो 2 से ही नहीं कटेगा, इसको खत्म कर सकते हैं। सॉरी 52 कर दिया तो 5 2 7 2 9, हाँ ये पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पर यह संख्या आपकी 252 की कैटेगरी में जा सकती थी, जैसे इसको हम सोच सकते थे। इसके अलावा जैसे हम 273 ले लें, 273 की तरफ अगर सोचे तो 274 होगा, 7 4 11 2 13 छोड़ दीजिए इसको, 200 यहाँ पर 72 ले लीजिए, 7 2 ने भी नहीं। तो एक पॉसिबिलिटी देखिए हमारे पास गुंजाइश इसकी बन रही है, बाकी ये गुंजाइश देखिए इसकी खत्म हो गई, करेक्ट है, इसकी खत्म हो गई। अब 243 को अगर देखते हैं हम लोग, 263 को देखा, 1 जोड़ने पर 264 हो रहा है, ठीक है, 6 4 10 2 12, 3 से कट रहा है। अब 1 घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6n + 1 के रूप में है। इसका मतलब अब यहाँ से कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती थी 263 को लेकर के, लेकिन एक डाउट यहाँ पर बनकर आया 253 जब था, जब 253 से हमने 1 घटाया तो 252 आया, 5 2 7 2 9, ये भी 3 से कट गया। मुझे यही चेक करना है, इन्हीं दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन सी संख्या हमारी अभाज्य है। आप ये जान लीजिए, जब भी कभी ऐसे होता है तो 256 16 का वर्ग होता है, हम इसके पहले का पूर्ण वर्ग सोचते हैं उन संख्याओं के लिए, 263 और 253 के लिए। 16 से छोटी कोई भी संख्या अगर इनमें से किसी एक को विभाजित कर दे
वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वह संख्या अभाज्य नहीं होगी। तो अब काटना शुरू करिए। 2 से तो कटेगी नहीं, आप समझ रहे हैं। 3 से कटी नहीं, 6 3 9 2 11, 5 3 8, 5 3 8 2 10। 4 से गुंजाइश नहीं, 5 सोच नहीं सकते। 6 की बात किया, 6 से बिल्कुल नहीं। 7 से सोचा, 7 त्रिक 21 और 53 नहीं कटेगा, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा। इस नंबर को अगर देखा जाए तो यह 11 से कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 तिया 33। कुल मिला के जो पहला ऑप्शन था यही इस समय अभाज्य होगा। करेक्ट है, पहला ऑप्शन अभाज्य होगा, बाकी कोई संख्या आपकी अभाज्य नहीं होगी, सबकी सब भाज्य होंगी। इस हिसाब से इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने कितना है, मैंने बताया 263 है। 29वें का 263 आप लोग लगा सकते हैं। निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है? उसी प्रकार से साफ साफ 729 नजर आ रहा है, जो 9 का क्यूब है, 9 से कट जाएगा। ओरल है क्योंकि हम लोग क्यूब जानते हैं, घन जानते हैं, और उतने से ही हम जस्टिफाई कर देंगे। एक अनावसानी किंतु आवर्ती, अनावसानी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, लिखा होगा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो किसी से, जैसे कोई संख्या अगर p बटे क्यू के रूप में लिखा जाए ना, जहां पर q का मान जो होगा वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सके, वही आपकी अनावसानी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ साथ आवर्ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो परिमेय है? हाँ बिल्कुल परिमेय है। जैसे 1/3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन आवर्ती में लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं, 3 3 ऐसे लिखता जाएगा, जिसको हम 0.3 के ऊपर बार कहेंगे। तो यह संख्या आपकी क्या है बताइए? परिमेय है। एक पूर्णांक है, बिल्कुल सोच नहीं सकते। एक प्राकृतिक सोच नहीं सकते, क्योंकि पूर्णांक के लिए नीचे 1 होना चाहिए, प्राकृतिक के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट। अपरिमेय भी नहीं है, क्योंकि आवर्ती जो हो गई ना वो अपरिमेय नहीं हो सकती है, वो परिमेय ही होगी। तो पहला ऑप्शन सही है। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अब सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूं 1 से 30 तक में, तो आप सबसे पहले 2 और 3 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, और पहाड़ा पढ़िए 6 का, 12, ठीक है, 6 12 18 24 और 30। अब लिखिए, देखिए अभाज्य कौन कौन बनकर आ रही है। 5 आएगी और 7 आएगा, ठीक है, 11 आया और 13 आया, ठीक है, 17 आया और 19 आया, ठीक, 23 आया और 25 आया, 25 को छोड़िए, खत्म करिए, 29 आया और 31 आया, ठीक है, 29 आया 31 आया। तो इस हिसाब से अगर देखा गया तो 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 संख्याएं कुल अभाज्य होंगी। 1 से 30 के बीच में कुल 11 संख्याएं अभाज्य होंगी, जो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में लगा सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या ओरल होती है, ठीक है। इसमें संख्या हमेशा हमने पिछली क्लास में बताया था 15 होती है। 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती हैं, 50 से 100 तक 10 होती हैं। इसको काउंट कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए ओरल। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग। पहली 5 धन अभाज्य संख्याएं पॉजिटिव प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। 2 3 5 है, 5 10 है, 10 17 17 है, 2 3 5 5 10 17 हो गया, 17 11 28 है, 28 है। 28 इसका राइट सोल्यूशन होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 28 इसका राइट सोल्यूशन होगा सी ऑप्शन, आप लोग लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए आपके सामने क्या है। कथन ये है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं की परिमित गलत है। परिमित का मतलब काउंटेबल। अभी पीछे हमने आपको बताया, दो परिमेय संख्याएं अगर हैं, दो वास्तविक संख्याएं हैं, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो उनके बीच हमेशा अनंत उतनी संख्याएं मिलती हैं। परिमेय है तो परिमेय, वास्तविक है तो वास्तविक। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कथन ये गलत हो। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, ये सही है, अनंत संख्याएं होती हैं, ये सही है। सेकंड सही है, दो परिमेय संख्याएं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं संभव हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं की परिमित संख्या, ये भी गलत है, मैं यही बोल रहा हूं आपको। तो इस अगर स्टेटमेंट की बात किया जाए तो केवल और केवल कौन सा सही है? सेकंड सही है। जो सही है तो केवल दो सही है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो केवल दो आप लोग राइट सोल्यूशन पर लगाइएगा। करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। स्टेटमेंट तभी क्लियर होगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, डेफिनेशन पता होगा। अगर परिभाषाएं तय हैं, सही है, तभी हो पाएगा। विषम तथा सम संख्या, सोच लीजिए, अगर विषम को हम ओ बोले और सम को ई बोले, थोड़ा समझिएगा। ई प्लस ई मतलब सम प्लस सम, सम होगा मतलब ई होगा। ऑड प्लस ऑड, विषम प्लस विषम, सम होगा, ये भी ई होगा। लेकिन अगर एक इवन है प्लस दूसरा ऑड है, जिसका ऑड होना विषम होना तय है, तो सवाल क्या बोला है कि विषम तथा सम का योग हमेशा क्या होगा बताइए? हमेशा और हमेशा एक विषम संख्या ही मिलेगा।
एक सम और एक विषम हमेशा जुड़कर विषम ही बनाएंगी। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट सोल्यूशन होगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, तो रूट n क्या होगा? प्राकृतिक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यही प्राकृतिक है। अब अगर सबका वर्गमूल निकालिए तो रूट 1 है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 4 है, रूट 5 है, ऐसे बढ़ते जाइए। तो रूट 1 का मान तो 1 ही हो गया, या तो रूट 2 है या रूट 3 है, और इसका मान 2 है। इस प्रकार से हम अभी सब विजुलाइज कर देंगे। हमेशा एक प्राकृतिक है गलत है, क्योंकि प्राकृतिक के अलावा देख रहे हैं यहाँ पे रूट 2 रूट 3 आ रहा है, तो सब प्राकृतिक थोड़ी है। हमेशा एक परिमेय है, ये भी गलत है। तो एक परिमेय है, 2 परिमेय है, करेक्ट। 9 के बाद 9 के लिए 3 आएगा, वो परिमेय होगा। लेकिन रूट 2 को हमेशा मैंने एग्जाम्पल में, उदाहरण में हमेशा अपरिमेय बताया है, तो ये भी गलत हो गया। हमेशा एक अपरिमेय, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए अपरिमेय तो चलो 2 और रूट 3 रूट 2 आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तो परिमेय भी तो हैं आपके सामने। तो कभी प्राकृतिक व कभी अपरिमेय, बिल्कुल सही बात है, कभी प्राकृतिक ही हो रही हैं और कभी अपरिमेय हो रही हैं। अगर हम इसको समझेंगे तो हम डी ऑप्शन इसका सोल्यूशन लगाएंगे। इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर अपने पास होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्न में कौन सा कथन सही है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले काट दीजिए, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। 9 ही तो देखिए भाज्य भी है, क्योंकि इसके पास 3 गुणनखंड है, 15 है, 5 4 गुणनखंड है, भाज्य तो है, लेकिन भाज्य के साथ साथ विषम है, तो ये सही है। एक भाज्य संख्या एक विषम संख्या हो सकती है, एकदम सही है। बाकी देखिए हम तो उत्तर पा चुके हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, कुछ उसमें भी अगर कंक्लूजन हो तो समझ जाए। एक सम अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है बताइए? 2 ही तो पहली अभाज्य संख्या जो सम भी है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होगा, ऐसा नहीं है। 5 और 1 अभाज्य है 7, 5 7 जोड़िए 12 आता है, जो कि क्या है? भाज्य है। ये भी गलत है, तो इसका केवल एक स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम सही है। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 एक नंबर है और 4/5 के मध्य नहीं आ सकती, के बीच में नहीं होगी? 3/5 और 4/5 मतलब ऐसी संख्या जो 3/5 से छोटी हो या 4/5 से बड़ी हो, वही संख्या यहाँ पर उनके बीच में नहीं आ सकती, बाकी सब आ सकती हैं। इसके तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे एक तो हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि भाई अगर सबके नीचे सेम हर होता, सेम हर का मतलब सबके नीचे 25 होता, तो हम ऐसे ओरल वेरीफाई कर देते। नहीं तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे तो 0.6 होगा, 5 अंक थी तो 0.8 होगा। थोड़ा सा इसकी तरफ आइए। अगर मैं इसकी बात करें यहाँ पर तो 30 पॉइंट होगा, 180 90 होगा, 30 छक्के, तो 0.6 के ऊपर हो गया, ये तो मध्य आ गया। इसकी बात करिए तो यह भी आपका 0.6 ही होगा, 3 छंगे 18, तो 6 होगा, तो ये भी आ गया। ये 0.7 है, ये इसके बाहर, ये कहाँ चला गया? इसके बीच में एकदम सेट हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब बचा ये, जब मैंने 16/30 किया तो मैंने दशमलव लगाया तो एक जीरो बढ़ा 160 हुआ, 30 पंचे 150, तो यह इसके पीछे चला गया। तो इसके मध्य कौन नहीं है? डी नहीं है, बाकी सब इसी के बीच में है। 0.6 और 0.8 के बीच में ही सारे नंबर रखें, केवल और केवल सी ऑप्शन, डी ऑप्शन 16/30 0.6 अर्थात इससे भी छोटा हो गया, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो सही बात है भाई, अभाज्य थोड़ी है, ना तो भाज्य है ना भाज्य है। एक अभाज्य संख्या है, गलत है। एक संयुक्त संख्या है, भी गलत है। एक कंपोजिट नंबर थोड़ी है, भाज्य नहीं है। 2 अभाज्य संख्या नहीं, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट सोल्यूशन है। 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या, अभाज्य युग्म मतलब होते हैं ट्विन प्राइम। अब आप समझो ट्विन प्राइम क्या होता है। अगर 2 नंबर हम ले लें ए और बी ले लिए, तो इन ए और बी को अगर हमने बोला ए भी प्राइम है, ए भी अभाज्य है और ए भी अभाज्य है, ठीक है, तो ये दोनों अगर अभाज्य हैं और इन दोनों का अंतर जो है अगर 2 का है, अगर अंतर कितने का है? 2 का है, तो ये दोनों को हम ट्विन प्राइम कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम। अब सोचिए ट्विन प्राइम कौन कौन है। अब ऐसे एक एक करके विजुलाइज करना तो बहुत टफ होता है, समझ नहीं पाते हम लोग। फिर वही बात है, जैसे हमने आपको एक पैटर्न पढ़ाया है, उसी आधार पर आप सोचेंगे तो हो पाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये सोचिए कि हम, देखिए हम एक तरफ से नहीं जा सकते, ऐसे डायरेक्ट हम एक एक करके चीज़ों को नहीं जस्टिफाई करेंगे। हम 2 और 3 को पहले छोड़ दें, हालांकि 3 5 के साथ बना देगा, 3 5 के साथ पहला ट्विन प्राइम बनाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 2 का होता है। 6 लिखा, 12 लिखा, 18 लिखा, 24 लिखा, ठीक है, 30 लिखा, 36 लिखा, 42 लिखा, 48 लिखा, हाँ 48 लिखा, 54 लिखा, 60 लिखा, 66 लिखा, 72 लिखा, क्योंकि 1 से 100 तक जाना है। एक बार तैयार हो जाएगा दिक्कत नहीं होगी। 72, 78 हुआ, 78 6 84 हुआ, ठीक है, 84 6 90 हुआ और 96 हुआ।
आइए ट्राई कर लेते हैं, समझ रहे हैं। जैसे देखिए इसके एक पहले 5 है, 5 तो इसके साथ बनाएगा, 5 और 7 भी बनाएगा, तो मतलब 2 जोड़े यही हो गए। 11 13 ये भी हो गया, 17 19 ये भी हो गया। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 24 25 25 अभाज्य नहीं होता, ये भी हो जाएगा 29 और 31, ठीक है। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यह 35 दे देगा। ये आपको 41 देगा, ये बिल्कुल हो जाएगा 41 और 43। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 49 देगा। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 55 देगा। ये आपका हो जाएगा 59 और 61, ये बन जाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 65 देगा, ठीक है। ये आपका एक हो जाएगा 71 और 73, ये बन जाएगा आपका, ठीक। ये आपका नहीं बन पाए क्योंकि 77 देगा, 77 नहीं कटता है। ये 84 है, ये भी 85 देगा, नहीं हो सकता है। इसकी बात करें 91 देगा, नहीं हो सकता है। ये भी 95 देगा, नहीं हो सकता है। एक कम करने से 95 देगा। जोड़ों की बात करिए, कितने जोड़े बने, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, करेक्ट, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, हाँ 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 और इसको ले लिया है तो 8, कुल 8 जोड़े संभव हैं जो ट्विन प्राइम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट सोल्यूशन है। 8 जोड़े ऐसे होंगे जो कि मतलब एक प्रकार से अभाज्य युग्म है, ट्विन प्राइम है, ठीक है, ट्विन प्राइम है, जुड़वा अभाज्य इनको कहते हैं। ये इनके लिए एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, एकदम सही बात है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, एकदम सही बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, गलत बात है, क्योंकि वास्तविक तो ऊपर है। प्रत्येक परिमेय वास्तविक हो सकता है लेकिन प्रत्येक वास्तविक परिमेय नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, यह सही बात है, बिल्कुल। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक, एकदम सही है। जिसने हमसे गलत बोला था तो गलत यही होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन करिएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। x तथा y सम संख्याएं हैं, निम्न में कौन सी एक विषम होगी। अगर हम दो सम ले लें तो आप सबको पता है सम का जोड़ सम ही आएगा, और अगर सम में एक जोड़ देंगे तो विषम होना तय है, एक घटा देंगे तो विषम होना तय है। जिसने हमसे विषम पूछा है, हमने कहा अच्छा दूसरा भी प्रोडक्ट का भी फॉर्म है। x अगर हम दो सम ले लेते हैं तो सम गुणे अगर हम सम करेंगे, सम गुणे सम करेंगे तो भी सम आएगा, और सम में अगर एक जोड़ेंगे या घटाएंगे तो विषम होना तय है। इसने दो संख्याएं लिया, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट किया, दोनों सम थी तो यहाँ पर तो सम आया, और सम में अगर एक जोड़ा तो विषम होना तय है। तो पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, पहला ठीक सेकंड किया, पहला सही है, करेक्ट। दूसरे में देखिए इनको जोड़ा तो सम हुआ, इनका गुणनफल भी सम ही होगा, सम प्लस सम तो सम होगा, गलत हो गया। अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़ को करेंगे तो सम आएगा, और सम में अगर सम ही जोड़ेंगे, दो तो सम ही होता है तो सम ही होगा, तो ये भी गलत हो गया। किसी सम संख्या को अगर आप किसी से भी गुणा करेंगे, कोई भी नंबर अगर सम है आप उसको किसी भी अंक से गुणा कर दीजिए तो उसका सम होना तय है, तो सम होगा, और सम में सम जोड़िए तो सम ही आता है, तो ये भी गलत है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करके एक जोड़ दें या दोनों को जोड़कर एक जोड़ देते या घटा देते तो विषम आना तय हो जाता। तो पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा इसका। 3 + √2√5 क्या है बताइए। 3 + 2√5 क्या है। एक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप कह सकते हैं भाई। सम्मिश्र को तो मतलब सभी को हम सम्मिश्र कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं हम। अपरिमेय है, हाँ परिमेय भी है, बिल्कुल है। प्राकृतिक है, नहीं है। परिमेय है, नहीं है, तो हम तो इसको दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर देना चाहिए दोनों, तो हम ए को भी मानेंगे एंड बी को भी। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं आपको दोनों को बताऊंगा कि दोनों आंसर मानिए। किसी को भी सम्मिश्र बोल सकते हैं, तो सम्मिश्र में मैंने आपको परफेक्टली बताया था पहले से ही, इसलिए पहला और दूसरा, इसमें बनाने वाले को एक और ऑप्शन देना चाहिए था। इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, करेक्ट है, ये सवाल का राइट सोल्यूशन था। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, गलत बात है, क्योंकि पूर्ण में 0 भी होता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक यस बिल्कुल होता है, सही बात है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, गलत बात है। तो केवल इसमें अगर देखा जाए तो दूसरा सही है, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक तो परिमेय होगी लेकिन प्रत्येक परिमेय थोड़ी पूर्णांक होगी, वो तो भिन्न भी हो सकती है। इसके लिए सेकंड ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन है, एकदम करेक्ट, आप लोग नोट कर सकते हैं, सही आंसर आपके सामने है। आगे सवाल देखिएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, ये गलत बात है, करेक्ट है, क्योंकि हर पूर्णांक तो वास्तविक हो सकती है, हर वास्तविक कैसे पूर्णांक हो सकती है। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये सोचिए, गलत बात है। प्रत्येक आप वास्तविक को सम्मिश्र में लिख सकते हैं लेकिन प्रत्येक सम्मिश्र को वास्तविक नहीं लिख सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में हाँ लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक है, ये भी सही है।
तो यहाँ पर कथन सत्य था, तो सी ऑप्शन भी सही है और डी भी सही है। प्रत्येक वास्तविक को आप सम्मिश्र बना सकते हैं, प्रत्येक पूर्णांक को भी आप प्राकृतिक कह सकते हैं। ये गलत है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक तो पूर्णांक होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक थोड़ी प्राकृतिक होगी। जीरो भी तो आपके पास पूर्णांक है, प्राकृतिक नहीं हो। तो इसके लिए सी ऑप्शन आप लगाइए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर बनेगा। इस पर विचार करिए। प्रत्येक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब एक से शुरू हो गई, मतलब प्राकृतिक, आप सभी प्राकृतिक धन पूर्णांक होते हैं। एक वास्तविक संख्या होती है, एकदम सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक जो होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप हायरार्की अगर पढ़े हैं तो आपको पूरा स्पष्ट होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या भी सही है। इसमें अगर देखा जाए तो पहला सही है, चौथा सही है। 1 और 4 अगर देखा जाए तो ऑप्शन में, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 1 4 डायरेक्टली नहीं लिखा है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक सही है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है, गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक, बिल्कुल सही बात है, पूर्णांक तो सब वास्तविक हो जाते हैं। तीसरा सही है, चौथा सही है, मतलब एक ही गलत है, तो 1 3 और 4 सही है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। सेकंड ही रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। यक्स और शून्येतर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, धनात्मक बोलिए। अगर जब बात आती है शून्येतर, मतलब शून्य को छोड़कर धनात्मक, धनात्मक का मतलब शुरुआत 1 से होती है। यक्स तथा वाई शून्येतर वास्तविक हैं। वास्तविक का मतलब जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े हैं। हमेशा धनात्मक हैं, हमें बिल्कुल हमेशा धनात्मक। अच्छा, तो इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद रखिए, किसी का वर्ग तो हमेशा धनात्मक होगा, इसमें भी धनात्मक ही होगा। गुणनफल करिएगा तो गुणनफल में हो सकता, गुणनफल भी धनात्मक ही होगा, हमेशा धनात्मक ही होगा। भले हो सकता है कि फ्रैक्शनल हो जाए, क्योंकि जीरो के ऊपर फ्रैक्शन में नंबर है, लेकिन यह मान ओवरऑल धनात्मक ही आएगा। सभी धनात्मक को जोड़ रहे हैं तो हमेशा धनात्मक होगा, सत्य है। हमेशा ऋणात्मक होगा, गलत है। एक्स वाई के कुछ मानों के लिए शून्य है, अभी के शून्य की बात नहीं हो। जैसे यहाँ पर आप, क्योंकि कोई ऋण नंबर तो ले ही नहीं रहे हैं, कोई ऋण नंबर तो ले ही नहीं रहे हैं, तो कुछ मानों के लिए शून्य की गुंजाइश कहाँ से होगी। जैसे अगर आप कुछ भी लेंगे तो वर्ग होकर जुड़कर इतना बड़ा हो जाएगा कि उन्हीं मानों का प्रोडक्ट ऐड होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, शून्य तो नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर का मान धनात्मक और ऋण गलत बात है, तो केवल हमेशा धनात्मक होगा। अगर आप लगाओगे तो एकदम राइट सोल्यूशन पाएंगे। सही ऑप्शन इसका हमेशा धनात्मक होगा। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए बराबर अगर 47 है, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए बराबर 47 है, तो ए और बी के निम्न में किस कोटि के अंक होंगे। सुनिए, ए की पावर बी है प्लस बी की पावर ए है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। और ये जो रिजल्ट आया है, बोलिए क्या आया है, 47। 47 सम है कि विषम है? आपने कहा विषम है। विषम के लिए एक को क्या होना चाहिए, इवन, और एक को क्या होना चाहिए, ऑड। दोनों नंबर सेम है, ध्यान सुनिएगा भाई। विषम तभी आता है जब एक सम होता है, दूसरा विषम होता है। अगर हमने ए को सम लिखा, क्या लिखा, सम लिखा, अगर ए को हमने सम लिखा तो आप सुनिए, विषम कब आएगा भाई, विषम तब आएगा जब एक वैल्यू आपकी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सम लिख दें तो चाहे जो पावर लगा दीजिए, पावर चाहे आपका इवन हो चाहे ऑड हो, इस वैल्यू का सम होना मस्ट है। करेक्ट है। अब इसका मतलब अगर हमें एक को सम बनाना है तो किसी एक बेस को हमें सम लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उल्टा दूसरा, अगर हमें विषम बनाना है तो किसी एक बेस को हमें विषम ही लिखना होगा, विषम ही लिखना होगा। और आप समझो, अगर जैसे मान लीजिए मैंने इसको माना 2 और इसको माना 3, अब आप खुद सोचिए, हमें 47 से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, सम विषम से। उसी के आधार पे मैं जा रहा हूँ 47, क्योंकि बाकी रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है और उसी हिसाब से आंसर भी है। तो 2 की पावर अगर हमने 3 कर दिया और 3 की पावर हमने 2 कर दिया, तो ये आपका 8 हुआ और ये आपका 9 हुआ, तो 17 आया। ये तभी पॉसिबल था जब एक सम होगा दूसरा विषम होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। समझिए कैसे, सम की पावर चाहे जो लगाइए सम आएगा, लेकिन विषम की पावर अगर आप कुछ भी लगाएंगे, जैसे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, तो विषम आएगा। और सम लगाइए चाहे विषम लगाइए, तो विषम की पावर चाहे जो कुछ लगाया विषम आया, और सम की पावर चाहे जो लगाया हमने सम आया। तो इस हिसाब से हमने कहा कि एक को सम तथा एक को विषम होना होगा, एक सम होगी और दूसरी क्या होगी, विषम होगी। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हम लोग लगाएंगे इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर। 50वां सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट करें। अगले सेशन में लूंगा मैं
लेकिन इसका आंसर कमेंट करें और ये 50 सवाल डन होते। एक सेशन और कर दूंगा तो पूरा का पूरा आंसर, पूरा आपकी सीट सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तक आज आपको करना है, यहाँ तक आपके सोल्यूशन को मैच कराना है। 30 सवालों को लगभग मैंने करा। इस सवाल का उत्तर मैं आपसे कमेंट में चाहूँगा। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और रेगुलर रहा करिए, इस समय रेगुलर रहिए, पढ़िए, ऐसे रिवीजन आपको आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।